हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी प्यारे साथियों का। और आज हम बहुत ही एक प्यारा सा टॉपिक डिस्कस करने चल रहे हैं जो आप सभी प्यारे दोस्तों की स्क्रीन पर है, आप देख पा रहे होंगे। ये वो टॉपिक है जो आप सभी के एग्जाम में लगभग लगभग बनता है, यहाँ से प्रश्न। आज हम डिस्कस करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट 2। अब आप सोच रहे होंगे कि सर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का तो हम एक हिस्सा पढ़ चुके हैं, लेकिन क्या दोबारा से पढ़ने वाले? बिल्कुल भी नहीं मेरे प्यारे दोस्त। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है कि हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे भारतीय संविधान के भाग नंबर या पार्ट नंबर 4 में बताया गया है, और साथ ही साथ में अगर मैं अनुच्छेद की बात करूं, आर्टिकल्स की बात करूं, तो उसे 36 से लेकर के 51 में बताया गया है। इसका जो डिस्कशन था, इस पर जो चर्चा थी, वो हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे। लेकिन आज क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, डिफरेंस बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार और डीपीएसपी दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या अंतर हैं, वो समझेंगे। और इसके बाद में हम डीपीएसपी से संबंधित कुछ प्रश्नों पर कार्य भी करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी प्यारे दोस्तों का लिए मोटिवेशन तो बनता ही है मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं मोटिवेशन की बात करूं मेरे प्यारे साथी, तो कहते नहीं है जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा। जी हाँ, जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। ये इस बात के लिए मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्त, इतिहास गवाह है इन बातों का। तो जितने प्यारे दोस्त हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए बढ़ते हैं। हमारा आज काम होगा, टारगेट होगा कॉन्सेप्ट को समझना, थ्योरी को समझना, और उसके संबंध में जो क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें समझना। तो सबसे पहले हम समझने के वाले हैं टॉपिक में, हम आपको बता दें राज्य के नीति निदेशक तत्व और फंडामेंटल राइट, जिन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं, उन दोनों में अंतर क्या है। जी हाँ, डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इस पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी प्यारे बच्चे जानते हैं कि भारतीय संविधान में अगर मैं बात करूं फंडामेंटल राइट्स की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्त, फंडामेंटल राइट्स की अगर मैं बात करता हूं, तो इसे भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में बताया गया है। वहीं अगर मैं अनुच्छेद की बात करता हूं, तो इसे आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 में बताया गया है। लेकिन मेनली अगर मैं फंडामेंटल राइट्स की बात करूं, जो मुख्य रूप से मौलिक अधिकार बताए गए हैं, वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 32 में बताए गए हैं। साथ ही साथ में मौलिक अधिकार जो हैं, इन्हें हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है और अपने भारतीय संविधान में रखा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, या आप ऐसे भी कह सकते हो, हमने इन्हें बोरो किया है कहाँ से, तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। और यही वो भारतीय संविधान का भाग 3 है, जिसे हम मैग्ना कार्टा, जी हाँ, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। क्या कहते हैं दोस्त? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। अगर इस बात की जाए तो इस पर अब चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो मूल संविधान था, जी हाँ, जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, जो 1950 में लागू हुआ था, अगर मैं उसकी बात करता हूँ, तो मौलिक अधिकारों की संख्या उसमें कुल 7 दी गई थी। और इन मौलिक अधिकारों को भारतीय नागरिकों को दिया जाना चाहिए, इसकी जो सिफारिश है वो नेहरू रिपोर्ट में की गई थी, जो 1928 में मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाई गई थी। मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाई गई थी। इस बात को याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट अगर बात की जाए तो इस बात को याद रखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, जितने भी साथी हैं यहाँ पर, कि भारतीय संविधान में वर्तमान की अगर मैं बात करता हूँ, नेहरू, ठीक है, अगर मैं वर्तमान की बात करूँ तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो हैं, फंडामेंटल राइट्स जो हैं, उनकी संख्या मात्र 6 विद्यमान है।
इन पर भी हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। साथ ही साथ में अगर हम कहें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात, जिसे हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के नाम से जानते हैं, इसे भारतीय संविधान के इसे भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 में रखा गया है। और अगर मैं वहीं अनुच्छेद की बात करूं, वहीं आर्टिकल की बात करूं, तो आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के 51 में इसे रखा गया है। कहते हैं जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी की सबसे एक बहुत बेहतरीन चीज़ क्या है उसे मैं आपको बताता हूँ। डीपीएसपी को हम लोगों ने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसे रखा है। डीपीएसपी की सबसे एक बेहतर चीज़ है कि ये डायरेक्ट सिटीजन्स पर अप्लाई नहीं होती। सबसे बेहतर इसकी चीज़ है, सिटीजन्स पर लागू नहीं होता डीपीएसपी। डीपीएसपी जो है वो एप्लीकेबल ऑन स्टेट है, एप्लीकेबल ऑन स्टेट, मतलब कहने का राज्य पर लागू होता है डीपीएसपी। इस बात को याद रखिएगा। किस पर लागू होता है दोस्तों? राज्य पर लागू होता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो राज्य पर लागू होता है। इस बात को आप ध्यान रखें और सभी प्यारे बच्चे याद भी रखें। क्लियर? आ जाइए बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में क्या अंतर है, इन्हें हम समझने की कोशिश करते हैं। और आप सभी के स्क्रीन पर है डीपीएसपी क्या है। देखो डीपीएसपी की जब भी बात की जाती है तो डीपीएसपी का सबसे पहला जो डिफरेंस है फंडामेंटल राइट के रिस्पेक्ट में वो ये है कि हमने डीपीएसपी को आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। कहाँ से लिया है? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। जबकि अगर मैं फंडामेंटल राइट्स की बात करूं तो उसे हमने यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है अपने संविधान में। दूसरी बात आती है कि जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं उनको भारतीय संविधान के भाग किसमें रखा गया है? 4 में रखा गया है। वहीं अगर मैं फंडामेंटल राइट्स की बात करूं, मौलिक अधिकारों की बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, तो उन्हें भारतीय संविधान के भाग 3 में रखा गया है। नेक्स्ट अगर हम चर्चा करें तो कहते हैं इसे लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता। सबसे बड़ी चीज़ है कि डीपीएसपी जो है डज नॉट चैलेंजेबल इन द कोर्ट। डीपीएसपी के अंतर्गत जो है वो वेलफेयर ऑफ स्टेट की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? वेलफेयर ऑफ स्टेट की बात की जाती है। इसी को हम कहते हैं राज्य की कल्याणकारी अवधारणा। इसी को हम क्या कहते हैं दोस्त? राज्य की कल्याणकारी अवधारणा कहते हैं। तो राज्य के कल्याण के लिए डीपीएसपी लाया गया है, इस बात को भी आप याद रखें। क्लियर है बात? तो इसे लागू कराने के लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते। किसी भी योजना को, किसी भी ऐसे वेलफेयर स्कीम को अगर गवर्नमेंट बंद कर देती है तो कभी हम कोर्ट नहीं जा सकते, वहाँ पर जा कर के उस योजना के अगेंस्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। इस बात को आप ध्यान रखें जितने भी बच्चे हैं। अब बात आती है मेरे प्यारे दोस्त, यह समाज की भलाई के लिए लाया जाता है। ये लाया क्यों जाता है? दिस इज़ फॉर द गुड ऑफ सोसाइटी या गुडनेस ऑफ सोसाइटी। ये सोसाइटी के बेहतरीकरण के लिए लाया जाता है, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए लाया जाता है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, इन रिस्पेक्ट ऑफ यू कैन से बेसिकली सोशल, इकोनॉमिक एंड जुडिशियल सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ बेहतर करने के लिए, कुछ बेहतर देने के लिए इसे हमारे डीपीएसपी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। कहते हैं इसके पीछे राजनीतिक मान्यता रहती है और गवर्नमेंट इसे लागू करे, ये गवर्नमेंट के लिए फंडामेंटल है। इसे कहते हैं फंडामेंटल फॉर द गवर्नमेंट या फंडामेंटल टू द गवर्नमेंट, फंडामेंटल टू द गवर्नमेंट। मतलब क्या हुआ कि ये सरकार के लिए आधारभूत है, सरकार के लिए ज़रूरी है
कि डीपीएसपी को आपको लागू करना ही पड़ेगा और करना ही चाहिए। ये संविधान कहता है, ये हम नहीं कह रहे हैं कि डीपीएसपी लागू करो, ये संविधान कहता है हर एक राज्य को डीपीएसपी लागू करनी ही होगी। और डीपीएसपी मैंने क्या बताया था कि डीपीएसपी जो है वो एप्लीकेबल है, किस पर एप्लीकेबल है, तो स्टेट पर एप्लीकेबल है, ना कि नागरिकों पर। नागरिकों पर तो डीपीएसपी जब स्टेट पर एप्लीकेबल हो जाती है तो ऑटोमेटिकली नागरिकों को वो मिल जाती है, इस बात को याद रखिएगा, या उन पर लागू हो जाती है। यह सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है। इट इनहांस द राइट्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो राज्य की सरकारें हैं ये उनके अधिकारों को बढ़ाने का काम करता है। साथ ही साथ में यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होता है। जब तक राज्य सरकार इसे लागू नहीं करेगी तब तक रिस्पेक्टिव स्टेट के सिटीजन्स को डीपीएसपी के अंतर्गत, रिस्पेक्टिव स्टेट के जो भी स्टेट होगा, ठीक है, स्टेट्स के सिटीजन्स जो होंगे उनको डीपीएसपी नहीं मिलेगा। अगर राज्य लागू नहीं करेगा तो उन्हें नहीं मिलेगा, राज्य लागू करेगा तो उन्हें मिल जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। क्लियर? अब बात करेंगे हम फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो डीपीएसपी से कैसे डिफरेंट हैं, या मैं ऐसे कहूं कि जो फंडामेंटल राइट हैं वो डीपीएसपी से कैसे अलग हैं। ठीक है, कैसे अलग हैं, इन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे, इन्हें हम जानने का प्रयास करेंगे। पहला कह रहा है कि हमने इन्हें यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, या संयुक्त राज्य अमेरिका जिसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं या शॉर्ट में यूएसए कहते हैं, वहाँ के संविधान से लिया है। तो ये बात तो बिल्कुल सच है, वहीं से लिया है। अच्छा, इसे हमने भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित किया है, मतलब इसका वर्णन जो है, इसे एक्सप्लेन जो किया गया है, डिस्क्राइब जो किया गया है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में किया गया है। वहीं अगर आर्टिकल की बात करें तो इसे हमने आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 में डिस्क्राइब किया है। और अगर मेनली फंडामेंटल राइट्स की बात हो तो आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के आर्टिकल नंबर 32 के बीच में इसे बताया गया है। राइट? अब बात आती है मेरे प्यारे दोस्त, इसे लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डीपीएसपी को लागू कराने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते, न्यायालय नहीं जा सकते। डीपीएसपी डज नॉट चैलेंजेबल इन द कोर्ट, लेकिन फंडामेंटल राइट विल बी चैलेंजेबल in the court. It means you can take shelter of the court to implement it. मतलब कहने का जो मौलिक अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर ये लागू नहीं हो पा रहे हैं तो उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं। याद करिए वो दिन भूल गए जब हमने कहा था भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 का हवाला देते हुए कहता है कि मैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक हूं या गार्जियन हूं। ये बात कहता है। अब जब ये बात कहता है कि मैं मौलिक अधिकारों का संरक्षक हूं तो किस आधार पर? ये कहता है इफ द वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ एनी सिटीजन, अगर किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो मेरे पास में अनुच्छेद 32 के तहत आ सकता है और मैं 5 प्रकार की रिट जारी करके उसके मौलिक अधिकारों को बचाने का कार्य करूंगा। जिस वजह से अनुच्छेद नंबर 32 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, क्या कहा था B.R. अम्बेडकर ने, बताइए? संविधान की आत्मा, संविधान की हृदय और आत्मा की संज्ञा दी, हृदय और आत्मा कहा था। क्लियर बात? अ वेरी सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। क्या कहा था दोस्त? अ वेरी सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। इस बात को याद रखिएगा।
यह व्यक्ति के अधिकारों के लिए है। बेसिकली जो फंडामेंटल राइट है वो जो भी सिटीजन्स हैं, देश के नागरिक हैं, उनके अधिकारों के लिए है। इस बात को याद रखें। मौलिक अधिकारों को कहीं ना कहीं अगर देखें तो उसके पीछे कानूनी मान्यता है। मतलब कहने का देयर इज लीगल रिकॉग्निशन बिहाइंड द फंडामेंटल राइट। अब जब आप कोर्ट पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, आप हाई कोर्ट पहुंच गए, 226 के तहत हाई कोर्ट भी रिट जारी करता है। अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए तो फिर ये कैसा हो गया? कानूनी हो गया। बोलो हाँ या ना? कैसा हो गया? कानूनी हो गया। ये सरकार के महत्व को घटा देता है। कहा गया है, नेहरू रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी 1928 में कि मौलिक अधिकार देश के नागरिकों के लिए आवश्यक हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी राज्य सरकार नागरिकों के विरोध में ऐसा कोई कठोर कानून ना बना सके जिससे कि नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का हनन हो। तो भाई ये तो सरकार की वैल्यू को क्या कर रहा है? डिक्लाइन कर रहा है, उसको घटाने का, रिड्यूस करने का काम कर रहा है। अगर मैं बात करूं, यह कहते हैं यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल सच बात है। आपका जैसे ही जन्म हुआ, अब हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में आपका जन्म हो जाए, आप भारतीय हैं? बोलिए यस और नो, है या नहीं है? अगर आपका जन्म हिंदुस्तान में नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, आपके माता पिता का जन्म हिंदुस्तान में हुआ हो, आप कहीं भी दुनिया में जन्म ले लें तो भी आपको नागरिकता मिल जाएगी। अगर उसमें भी धोखा हो कोई दिक्कत नहीं है, आप भारत आइए और 10 वर्षों तक आराम से रहिए। देसीकरण के आधार पर आप वैज्ञानिक बन जाइए, कलाकार बन जाइए, उसके आधार पर भी एक भाषा सीख लीजिए, आपको नागरिकता मिल जाएगी। आप 5 वर्षों तक आइए, रहिए लगातार, और यहाँ पर सेटल होना चाहते हैं तो यहाँ पर विवाह कर लीजिए, आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। या फिर आपकी किस्मत इतनी बेहतर हो, जैसे इस टाइम पे पीओके का हिस्सा है, अब ये भारत का हिस्सा। मैप देखिए, आजकल पीओके नहीं दिखाया जाता मैप में, खत्म हो गया पीओके। अब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, अगर भारत इसे अपनी टेरिटरी में शामिल कर लेगा तो यहाँ पे निवास करने वाले लोगों को स्वतः भारत को क्या देनी होगी? नागरिकता देनी होगी। इसी को कहते हैं एक्विजिशन के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी, जैसे सिक्किम के नागरिकों को दी गई थी। तो नागरिकता तो बहुत ही आसान तरीके से मिल जाती है, वंश के आधार पर भी मिल जाती है। तो बहुत सारे माध्यम हैं, 5 तरीके के माध्यम होते हैं जिनसे आपको नागरिकता मिल जाती है। तो ये मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में डिफरेंसेस थे जो हमने आपके साथ में साझा किए। आशा है, उम्मीद है आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। देन अब हम चर्चा करेंगे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस की। देखते हैं कौन कौन बच्चा आंसर दे पाएगा, क्योंकि डीपीएसपी के हमने कल सारे के सारे आर्टिकल डिस्कस कर दिए थे। आज देखते हैं कौन कौन बच्चा क्वेश्चन का आंसर बता पाता है। समय सबको मिलेगा, आप लोग बताने की कोशिश करिए। 20 सेकंड का समय सभी बच्चों को देंगे। कह रहा है संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? Which part of the Constitution indicate to provide economic justice to the citizens of India? ऑप्शन आपके पास में है, बताने की कोशिश करें। पहला कह रहा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दूसरा कह रहा है फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। तीसरा कह रहा है प्रस्तावना, प्रियम्बल। और चौथा कह रहा है ये सभी सही। तो क्या ये सभी सही है? तो बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा, ये सभी सही नहीं है। ना ये सही है, ना ये सही है, और ना ये सही है। सिर्फ और सिर्फ आंसर विल बी व्हाट? ए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, जिसे हम डीपीएसपी कहते हैं, इसमें अगर हम बात करते हैं तो आर्थिक न्याय की बात बोली गई है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सामाजिक न्याय की बात बोली गई है, इसे ध्यान रखिएगा। पॉलिटिकल जस्टिस की बात बोली गई है, इसे ध्यान रखिएगा।
जो कि भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 38 को डिफाइन करता है। किसमें डिफाइन किया गया है? ये भारतीय संविधान के 38 में डिफाइन किया गया है, आर्टिकल नंबर 38 में। नेक्स्ट आ जाओ, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नांकित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? मतलब जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है मेरे प्यारे साथियों जो डीपीएसपी को डिफाइन नहीं करता, मतलब डीपीएसपी को नहीं बताता। सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है अंतरराष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहित करना, इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करना, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। भूल गए, हमने कहा था पंडित जी को 51 रुपए दीजिए, काम सेट, मतलब गृह कलेश खत्म। तो अनुच्छेद 51 कहता है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात। ये तो सही है, मतलब डीपीएसपी का ही हिस्सा है, क्योंकि आपको पता है डीपीएसपी को भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 36 से 51 में बताया गया है, और ये 51 ही है, तो सही है। 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, ये बात भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 45 में बताई गई है अंडर डीपीएसपी। तो ये भी सच हो गया, ये भी सही हो गया। सवाल कह रहा है कौन डीपीएसपी नहीं है? गौवध निषेध, गाय का वध आप नहीं कर सकते। भारतीय संविधान का आप अगर याद हो, हमने अनुच्छेद 48 बताया था जिसमें कहा गया कृषि और पशुपालन संगठन की बात, और इसी में गौवध की हत्या जो है गौ की, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है अंडर डीपीएसपी। तो ये भी हो गया। अब एक लौता बचा, ये 3 डीपीएसपी हैं, तो ये निजी संपत्ति की समाप्ति, ये जो है डीपीएसपी नहीं है। तो करेक्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, करेक्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द राइट आंसर। कह रहा है राज्य के नीति निदेशक तत्व नहीं है। 4 ऑप्शन है, कह रहा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉट। इनमें से वह कौन है जो डीपीएसपी को डिफाइन नहीं कर रहा है? बताएं, जो डीपीएसपी को डिफाइन नहीं कर रहा है। पहला ऑप्शन है वैज्ञानिक मनोभाव का विकास, दूसरा कह रहा है पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना, तीसरा कह रहा है कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हितों को बढ़ाना, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक को अलग रखना या पृथक करना। आपको बताया था कार्यपालिका न्यायपालिका जो है वो अनुच्छेद नंबर 50 में बताई गई है, जो पृथककरण है। कमजोर वर्गों की जो बात की थी हमने, वो आर्टिकल नंबर 46 में की थी कि SC ST और अन्य दुर्बल वर्गों को आगे बढ़ाना है, ठीक है। पोषाहार के स्तर की जब बात हुई थी तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 47 था जिसमें लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को बढ़ाना था और साथ ही साथ में न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ाना था, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों को बेहतर करना था। तो ये तीनों के तीनों क्या हैं? डीपीएसपी में आते हैं। लेकिन वैज्ञानिक मनोभाव जो है ये फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट है। किसका हिस्सा है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ में बताया गया है। और अगर मैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करूं तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में है, और भाग की अगर मैं बात करूं तो 4A में है। वर्तमान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ की संख्या 11 है, लेकिन जब इन्हें जोड़ा गया था, ऐड किया गया था, तब इनकी संख्या 10 हुआ करती थी। कितनी हुआ करती थी? 10 हुआ करती थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आ जाइए। कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? बड़ा प्यारा सवाल है। ऐसा कौन सा है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में तो है लेकिन मूल अधिकार नहीं है, मतलब फंडामेंटल राइट नहीं है। मतलब आपको ये बताना है कि जो फंडामेंटल राइट नहीं है लेकिन डीपीएसपी है। ऑप्शन पर चलते हैं। अस्पृश्यता का उन्मूलन, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 17 में बताया गया है जो कि फंडामेंटल राइट का भाग है। फ्रीडम टू मूव, आर्टिकल नंबर 19 के अंतर्गत 6 प्रकार के जो अधिकार दिए गए हैं उनमें से एक है कि आप भारत के किसी भी हिस्से में आने जाने की, आपको आगमन करने की, जाने की और आने की स्वतंत्रता दी गई है। धर्म की स्वतंत्रता मतलब कहने का फ्रीडम ऑफ रिलीजन है जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर के
28 में बताया गया है। तो ये ए और बी और सी जो हैं ये तीनों के तीनों फंडामेंटल राइट को डिफाइन कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये तीनों फंडामेंटल राइट को डिफाइन कर रहे हैं तो जो चौथा होगा वो डिफाइन कर रहा होगा डीपीएसपी को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को, और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन करने की जो बात है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 और 43A के अंतर्गत बताई गई है, जो कि डीपीएसपी का हिस्सा है। उम्मीद है ये बात भी क्लियर हो गई होगी बाबू लोगों को। आगे आइए। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आपके पास में कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं और कह रहा है कि इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड जैसी जो चीज़ें हैं वो भारतीय संविधान में कहाँ बताई गई हैं। तो आप लोग एक बात याद रखिएगा दोस्तों और साथियों, अगर मैं बात करूं भारतीय संविधान की तो इसे कहाँ रखा गया है। देखिए, आर्टिकल नंबर 39 कहता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए, महिला हो या पुरुष। आर्टिकल 39A कहता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। तो ये आर्टिकल नंबर 39A को डिफाइन करता है। तो करेक्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 40 क्या कहता है? 40 कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए राज्य को निर्देश दिए गए हैं, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज से संबंधित कुल 29 विषयों को रखा गया है। कितने के? 29 विषयों को रखा गया है। वहीं अगर मैं बात करूं आर्टिकल नंबर 44 4 बराबर 4 की, तो मैं अक्सर कहता आया हूं महिला और पुरुष हमेशा वकालत करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की और कहते हैं कि हम दोनों के जो राइट्स हैं वो इक्वल राइट्स होने चाहिए, इक्वल राइट्स महिला और पुरुष दोनों के। भारत में वर्तमान में सिर्फ गोवा ऐसा राज्य है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है 44। बाकी गुजरात और उत्तराखंड ने अपने यहां पर इसके ऊपर बिल लाए हैं। अब आगे की जो चर्चाएं हैं वो चल रही हैं, अगर लागू होगा तो आपको जरूर मैं बताऊंगा। हालांकि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बिल लेके आए हैं अपनी अपनी विधानसभा में। कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। सवाल ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका से अलग हुई है, वो अनुच्छेद हमें बताइए। अनुच्छेद 45 बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। अनुच्छेद 46 इसमें एससी और एसटी से संबंधित और अन्य दुर्बल वर्गों से संबंधित बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान और स्कॉलरशिप का प्रावधान किया गया है। वहीं अगर 54 की बात करूं तो ये राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से रिलेटेड है, इस बात को याद रखिएगा। तो अब 3 तो ये है ही नहीं, जब ये 3 है नहीं तो चौथा अपने आप क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों साथियों? आंसर हो जाएगा डी विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी और ये वो क्वेश्चन है जो आपको मैं होमवर्क के लिए दूंगा। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? पहला मद निषेध, दूसरा काम का अधिकार, तीसरा समान कार्य हेतु समान वेतन और चौथा सूचना का अधिकार। आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर अगले सेशन में जरूर दें, है ना, और बताएं कि क्वेश्चन का आंसर करेक्ट क्या है। साथ ही साथ में आप सभी प्यारे दोस्तों ये भी बताएं कि कैसे आपको क्लास लग रहे हैं, सेशन कैसे लग रहे हैं। कोई समस्या हो तो ज़रूर मुझे आप बता सकते हैं। बाकी की मुलाकातें हम लोग करते रहेंगे, मिलते रहेंगे। अगले सेशन में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों को
नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय हिंद।